तो आज के लेक्चर में सबसे पहले हम लोग देखेंगे इटरेशन, डेटा फ्रेम का इटरेशन कैसे इटरेट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली डेटा फ्रेम को इटरेट करने के लिए हमारे पास तीन फंक्शन दिए गए हैं। एक इटर आइटम्स, इटर रोज, इटर टपल्स। इटर आइटम क्या रिटर्न करता है? बेसिकली इटरेट की और वैल्यू इटरेट करता है। अब की वैल्यू क्या है अभी देखते हैं हम लोग। ठीक है, की और वैल्यू दो चीज़ें इटरेट करके हमको देता है। ठीक है, की देगा और वैल्यू देगा। की क्या होगा, वैल्यू क्या होगी, वो अभी हम देखेंगे। नेक्स्ट है इटर रोज। ये क्या इटरेट करता है? इटरेट ओवर द रोज एज इंडेक्स एंड सीरीज पेयर्स। ठीक है, इंडेक्स और उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या होंगी वो रिटर्न करके देगा। ठीक है, इटर टपल क्या रिटर्न करके देगा? एक टपल रिटर्न करके देगा। बेसिकली इसको अब ऐसे समझाना थोड़ा मुश्किल है, इसको एग्जीक्यूट कराते हैं और फिर समझा उसका आउटपुट देख के फिर समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं हम लोग pandas और एक डेटा सर फ्रेम। सर स्क्रीन डिस्प्ले नहीं हो रही है। ओह वेरी सॉरी। हाँ ठीक है, तो तीन फंक्शन, इटर आइटम्स, इटर रोज और इटर टपल्स, तीन फंक्शन हम लोग देखेंगे डेटा फ्रेम को इटरेट करने के लिए। ठीक है, तो पहले हम लोग एक डेटा फ्रेम बनाते हैं। सिंपल सा डेटा फ्रेम है जिसमें हम लोगों ने रैंडम नंबर डाले हुए हैं। और ये 4x3 का डेटा फ्रेम है जिसमें तीन कॉलम होंगे, क्योंकि 4x3 का तो तीन कॉलम होंगे, कॉल 1, कॉल 2 एंड कॉल 3। ठीक है, अब इसको फॉर लूप से ट्रेड करते हैं। इस डीएफ नाम के डेटा फ्रेम को फॉर लूप से ट्रेड करते हैं। ठीक है, लेकिन इटरेशन में हम लोग इनमें से कोई एक का यूज़ करेंगे। ठीक, तो हम क्या करेंगे, फॉर की कॉमा वैल्यू। की कॉमा वैल्यू क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम लोग इटर आइटम्स का यूज़ करने वाले हैं और इटर आइटम क्या रिटर्न करके हमको देता है? एक की देगा और एक करस्पॉन्डिंग वैल्यू देगा। ठीक है, तो फॉर की कॉमा वैल्यू इन df डॉट इटर आइटम्स, इटर आइटम्स। ठीक है, तो df डॉट इटर आइटम्स को पहले सिर्फ और सिर्फ इतना एग्जीक्यूट कराते हैं हम लोग, सिर्फ और सिर्फ इतना। ठीक है, df डॉट इटर आइटम्स एग्जीक्यूट नहीं हुआ है डेटा फ्रेम हमारा। तो ये एक जनरेटर हमें रिटर्न करके दे रहा है। क्या रिटर्न करके दे रहा है? जनरेटर रिटर्न करके दे रहा है, जो कि एक तरीके का इटरेबल ऑब्जेक्ट है। अब इस जनरेटर को हम फॉर लूप से इटरेट करेंगे और हमें हर बार एक की मिलेगी और वैल्यू मिलेगी। और की और वैल्यू क्या होगा वो देखते हैं। पहले हम लोग डेटा फ्रेम देख लेते हैं। हमारा जो डेटा फ्रेम है कुछ इस तरीके का है। ठीक है, जिसमें 4 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं जिनमें रैंडम वैल्यूज पड़ी हुई हैं। ठीक है, अब की कॉमा वैल्यू को हम प्रिंट कराएंगे, की कॉमा वैल्यू को प्रिंट कराएंगे इटरेट करते हुए। तो यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके का डेटा मिल रहा है। ठीक है, जिसमें हमें क्या मिल रहा है? सबसे पहले कॉल 1, कॉल 1 हमारा डेटा फ्रेम किस तरीके से है? कॉलम 1। ठीक है, जीरो इंडेक्स पे 2.18 है, तो जीरो इंडेक्स पे जीरो इंडेक्स पे 2.18 पहले ये मिला। फिर उसके बाद फर्स्ट इंडेक्स पे 0.49, सेकेंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स। तो यहाँ पर हमारा कॉलम वाइज डेटा प्रिंट हो रहा है, कॉलम एंड इंडेक्स, कॉलम एंड इंडेक्स। पहले पहला कॉलम सेलेक्ट किया और हर एक रो के साथ कॉम्बिनेशन जो हो सकता है, कॉलम 1 0, कॉलम 1 1, कॉलम 1 2, कॉलम 1 3। ठीक, फिर उसके बाद सेकेंड कॉलम प्रिंट होना शुरू हुआ, कॉल 2 0 इंडेक्स, कॉल 2 फर्स्ट इंडेक्स, कॉल 2 सेकेंड इंडेक्स 3। इस तरीके से हमारा डेटा प्रिंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, इसमें की हमारी क्या हो रही है? बेसिकली हम लोग ने यहाँ पर क्या प्रिंट किया है? की और वैल्यू प्रिंट की है। तो की हमारी क्या हो रही है? इंडेक्स। और वैल्यू क्या हो रही है? हमारी जो भी वैल्यू है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग इटरेट करेंगे इटर रोज के थ्रू। कैसे? इटर रोज के थ्रू करेंगे। अगेन ये हमें दो चीज़ें रिटर्न करके देता है। ठीक है, एक इंडेक्स और उसके करस्पॉन्डिंग पर्टिकुलर रो। ठीक है, जैसे हमारा डेटा फ्रेम ये एग्जीक्यूट कराते हैं, फिर देखते हैं। तो हमारा कुछ इस तरीके से डेटा फ्रेम प्रिंट हुआ है। डेटा फ्रेम ओपन करते हैं। ठीक है, जैसा ये कर रहा था उसका जस्ट अपोजिट। अब की बार हम लोग क्या सेलेक्ट कर रहे हैं? जीरो इंडेक्स सेलेक्ट कर रहे हैं
और फिर कॉल 1 की वैल्यू, कॉल 2 की वैल्यू, कॉल 3। तो 0 इंडेक्स, कॉल 1 की वैल्यू क्या है, ये है, कॉल 2 की वैल्यू क्या है, ये है, और कॉल 3 की वैल्यू क्या है हमारी, ये। इस तरीके से प्रिंट हो रहा है। और फिर लास्ट में हमें प्रिंट क्या हो रहा है, नेम 0 और डेटा टाइप, मतलब जो भी एक पर्टिकुलर इटरेशन हो गया, उस इटरेशन के बाद हमारा उसकी डिटेल कि हमने 0 इंडेक्स को प्रिंट किया जिसका डेटा टाइप फ्लोट था। फिर फर्स्ट इंडेक्स को उठाएंगे, उसको इटरेट करेंगे, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, इस तरीके से इटरेट करेंगे। तो इसमें इसमें क्या डिफरेंस हो गया, इसमें कॉलम सेलेक्ट करते थे, फिर उसके करस्पॉन्डिंग सारी रो प्रिंट करते थे। इसमें रो सेलेक्ट कर रहे हैं, उसके करस्पॉन्डिंग सारे कॉलम प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इटर टपल्स। क्या है इटर टपल्स, ये बेसिकली एक टपल रिटर्न करके देता है, हर एक इंडेक्स से करस्पॉन्डिंग हर एक कॉलम में क्या वैल्यू है उसके उसकी एक टपल रिटर्न करके देता है। इसका आउटपुट देखते हैं। तो पहली टपल हमें मिली है कौन सी, ये वाली टपल है, ठीक है, जिसमें बता रहा है कि इंडेक्स क्या है, 0 है, और कॉलम 1 की वैल्यू ये है, कॉलम 2 की वैल्यू ये है, कॉलम 3 की वैल्यू ये है। फिर दूसरी टपल हमारी इंडेक्स 1 है, कॉल 0 की वैल्यू, सॉरी, कॉल 1 की वैल्यू ये है, कॉल 2 की वैल्यू ये है, कॉल 3 की वैल्यू ये है। ठीक है। तो इस तरीके से हम मल्टीपल टपल प्रिंट करा सकते हैं, मतलब पूरे डेटा फ्रेम को टपल में प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सॉर्टिंग। अगर डेटा फ्रेम को हमें सॉर्टिंग करने की ज़रूरत पड़ी तो कैसे करेंगे। ठीक। तो बेसिकली डेटा फ्रेम को सॉर्ट करने के दो तरीके हैं। एक तो बाई लेवल हम लोग सॉर्ट कर सकते हैं, और बाई वैल्यू को सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाई वैल्यू सॉर्ट कर सकते हैं। तो पहले एक हम डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं, उसको प्रिंट करके देखते हैं। एक रैंडम np डॉट रैंडम से रैंडम नंबर्स का डेटा फ्रेम क्रिएट कर लिया कुछ इस तरीके का। ठीक है, जिसमें दो कॉलम है। अब यहाँ पर कॉल 2 पहले लिखा है, कॉल 1 पहले है। यहाँ पर हमने जानबूझ के दिया है, यहाँ पर कॉल जो कॉलम्स नेम है कॉल 2 पहले, तो कॉल 1 दिया है। और इंडेक्स थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना, इंडेक्स रैंडम ऑर्डर में 1, फिर 4 आ रहा, फिर 6 आ रहा, 2 आ रहा है, 3 आ रहा, 5, इस तरीके से। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है। बेसिकली हम यहाँ बताना चाह रहे हैं सॉर्ट बाई लेवल। तो लेवल में दो चीज़ आती हैं, एक होता है कॉलम नेम और दूसरा होता है ये इंडेक्स। ठीक है, इन दोनों के बेसिस पे हम डेटा को सॉर्ट करेंगे। मतलब कहेंगे कि आप इंडेक्स के बेसिस पे सॉर्ट करो या फिर कॉलम के बेसिस पे सॉर्ट करो। तो जब इंडेक्स के बेसिस पे सॉर्ट करेंगे तो 0th इंडेक्स पहले आ जाएगी, फिर 1 2 3 4 इस तरीके से। और जब कॉलम के बेसिस पे करेंगे तो कॉल 1 पहले आ जाएगा, कॉल 2 बाद में। ठीक है। तो बाई लेवल सॉर्ट करते हैं। हम क्या करेंगे, जो भी हमारा डेटा फ्रेम है उसका नाम डॉट सॉर्ट इंडेक्स, क्या करेंगे, सॉर्ट इंडेक्स। सॉर्ट इंडेक्स फंक्शन को हम लोग जब कॉल करेंगे तो ये हमें क्या कर देगा, लेवल वाइज सॉर्ट करेगा इंडेक्स के बेसिस पे। तो यहाँ पर देखो, तो 0 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आ गया। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इंडेक्स वाइज सॉर्टिंग। हम चाहते हैं डिसेंडिंग की जगह, सॉरी, असेंडिंग की जगह डिसेंडिंग मैनर में ये पूरा डेटा फ्रेम सॉर्ट हो। तो हम जो सॉर्ट इंडेक्स मेथड जो हमने यहाँ पर कॉल किया था, उस मेथड में असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स कर देंगे। ठीक है, तो हमारा ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। तो 9 8 7 6 5, ठीक, इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कॉलम के बेसिस पे हमें सॉर्ट करना है। तो कॉलम के बेसिस पे जब भी सॉर्ट करना है तो सिंपली सॉर्ट इंडेक्स जो अभी तक हम लोगों ने यूज़ किया है, फिर उसके बाद एक्सेस इक्वल्स टू 1 कर देंगे। तो एक्सेस 1 करेंगे तो अब की बार कॉलम के बेसिस पे सॉर्टिंग होगी। तो कॉलम 1 पहले आ जाएगा, कॉलम 2 बाद। तो कॉलम 1 पहले आ गया, कॉलम 2 बाद। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर इंडेक्सिंग के बेसिस पे सॉर्टिंग नहीं हुई है, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, इंडेक्स वैसे के वैसे ही है, रैंडम ऑर्डर में। ठीक। अब बात करते हैं वैल्यू के बेसिस पे, किसी पर्टिकुलर वैल्यू के बेसिस पे सॉर्ट करना हुआ तो इसको समझने के लिए हम पहले एक नया डेटा फ्रेम लेते हैं, ताकि सिंपल डेटा फ्रेम रहेगा तो समझ में ज़्यादा आएगा। ठीक। तो हमने एक डेटा फ्रेम लिया है कुछ इस तरीके का, जिसमें ये वैल्यूज डाल दी। ठीक। अब इसके बाद हम सॉर्ट करना चाहते हैं कॉलम 1 में जो वैल्यूज हैं उनके बेसिस पे। तो अभी तक जो फंक्शन हम लोग सॉर्ट इंडेक्स कर रहे थे, अब यूज करेंगे सॉर्ट वैल्यूज। ठीक है। और इसमें एक पैरामीटर सेंड करेंगे बाई इक्वल्स टू किस पर्टिकुलर कॉलम के बेसिस पे आप सॉर्ट करना चाहते हो, मतलब किस पर्टिकुलर कॉलम
के बेसिस पे सारी रो को सफल करना चाहते हो, सॉर्ट करना चाहते हो, ठीक है। बेसिकली सारी रो भी हमारी सॉर्ट होंगी उसी के बेसिस पे, उसी पर्टिकुलर कॉलम के बेसिस पे। एग्जीक्यूट कराया, आउटपुट देखो, तो कॉलम 1 के बेसिस पे हमने सॉर्ट किया था, तो 1 1 1 और 2। लेकिन कॉल 2 देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कॉल 2 में रैंडम ऑर्डर आ रहा है, कॉल 2 में रैंडम ऑर्डर आ रहा है, ठीक है। एक्चुअली आज हमारा डेटा फ्रेम था कुछ इस तरीके से था, है ना। तो पहले ये वाली रो मिली उसे मिनिमम वाली, तो इसकी रो को पहले ऊपर कर दिया, फिर ये वाली मिली तो इसको ऊपर कर दिया, फिर इसको मिला ये ऊपर कर दिया। तो यहाँ पर 1 1 1 और यहाँ क्या आएगा 3 2 4 3 2 4। फिर उसके बाद सेकंड वाली वैल्यू नीचे आएगी इन तीनों के, तो सेकंड में 2 और 1, ठीक है, 2 और 1 है। अब आप चाहते हो कि कॉलम 1 से जो सॉर्ट आउट हुआ है 1 1 1, इसमें जो कॉलम 2 में वैल्यूज हैं ये भी सॉर्ट हो जाए, ठीक है। जैसे कॉलम 1 और फिर यहाँ पर सॉर्टिंग हो जाए 2 3 4, ठीक है। तो आप सॉर्टिंग कैसे करोगे, बाई में जैसे यहाँ पर कॉलम 1 दिया है, यहाँ पर आप क्या करोगे, एक टपल पास करोगे जिसमें मल्टीपल कॉलम हो सकते हैं। यहाँ पर 2 ही कॉलम है क्योंकि हमारे डेटा फ्रेम में, तो 2 ही ले रहे हैं। तो पहले इसके बेसिस पे सॉर्ट किया जाएगा। अब इसके बेसिस पे जो ग्रुप बनेगा, तो ग्रुप कौन कौन सा बनेगा, 1 का बनेगा और 2 का बनेगा। तो 1 का ग्रुप बनने के बाद इस ग्रुप में जितने भी कॉलम 2 होंगे, ठीक है, कॉलम 2 में जो भी वैल्यू होंगी वो सारी की सारी वैल्यू सॉर्ट हो जाएंगी, ठीक है। एग्जीक्यूट कराते हैं, समझ में आया ये चीज। पहले ये ग्रुप बनेगा 1 1 1। अब इसके करस्पॉन्डिंग देखो हाँ सर। वैल्यू है 3 2 4 है ना। तो 3 2 4 भी सॉर्ट हो जाएगी अब इस ग्रुप में। अब 2 में तो एक ही वैल्यू है तो इसमें तो सॉर्टिंग का कोई सवाल ही नहीं है, ठीक। कोई कंफ्यूजन हो तुरंत पूछना। तो यहाँ पर देखो 1 1 1 फिर 2 3 4, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सॉर्टिंग कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में इसका बहुत यूज़ होता है, डेटा फ्रेम इसका यूज़ होता है, या तो एक होता है हमारा लैम्डा फंक्शन का यूज़ करके इस तरीके से मल्टीपल कॉलम को सॉर्ट करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा क्या, बाई नाम का पैरामीटर। सॉर्ट वैल्यू में एक पैरामीटर और आप सेंड कर सकते हो, काइंड। किस कौन से सॉर्टिंग एल्गोरिदम को आप यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर काइंड में आप जो भी एल्गोरिदम सेंड करोगे उस बेसिस पे करेगा, ठीक है। इन प्लेस, आउट प्लेस, मर्ज सॉर्ट, हीप सॉर्ट, जो भी आप पास करोगे, बेसिकली पेंडास में जो भी डिफाइन फंक्शन है बस उन्हीं का आप यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं कि हर एक काम नहीं करेगा, जैसे रेडिक्स सॉर्ट पास कर दोगे तो नहीं काम करेगा, ठीक है। यहाँ पर मर्ज सॉर्ट है, इन प्लेस है, आउट प्लेस है, और फिर उसके बाद आपका हीप सॉर्ट है। इसी तरीके से 4 5 फंक्शंस हैं, ठीक है, जिनके बेसिस पे सॉर्टिंग होती है। तो यहाँ पर एक बार मर्ज सॉर्ट से अप्लाई करके देखते हैं। मर्ज सॉर्ट से अप्लाई किया, ठीक है, तो यहाँ पर कॉलम 1 के बेसिस पे किया था सॉर्ट। अब कुछ फंक्शन देखते हैं जो कि स्ट्रिंग टाइप के डेटा फ्रेम पे काम करता है। मतलब क्या, अगर हमारा डेटा फ्रेम या सीरीज में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग है तो उस केस में डेटा फ्रेम में क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो बेसिकली जितने भी स्ट्रिंग में मेथड दिए गए थे, जो हम लोगों ने पढ़े थे स्ट्रिंग में मेथड, लगभग लगभग वो सारे मेथड आप डेटा फ्रेम पे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। किसी एक इंडिविजुअल कॉलम को सेलेक्ट करके या रो को सेलेक्ट करके या सेल को सेलेक्ट करके अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप पूरे पूरे डेटा फ्रेम पे अप्लाई कर सकते हो वो सारे मेथड। जैसे हमारे पास 10 रो 10 कॉलम है और सब में कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, आप चाहते हो सबको लोअर केस में कन्वर्ट करना, तो df डॉट लोअर, df डॉट अपर, जो आप चाहो वो कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर वो सारे मेथड दिए गए हैं, जैसे लोअर, अपर, लेन, स्ट्रिप, स्प्लिट, कैट, गेट डमीज, ये सब सारे हमारे क्या है। गेट डमीज को हम लोग देखेंगे, गेट डमीज क्या है, इसके बारे में हम लोग अभी नहीं बात करेंगे। जब हम लोग इनकोडिंग मेथड्स पढ़ेंगे, डेटा फ्रेम में इनकोडिंग मेथड्स पढ़ेंगे, उस समय हम लोग गेट डमीज के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। बेसिकली वन हॉट इनकोडिंग इसके थ्रू करी जाती, गेट डमीज के थ्रू करी जाती, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद है कॉनकेट कंटेन्स पैटर्न, पैटर्न फाइंड आउट करना हो गया, ठीक है। रिप्लेस करना हो गया, रिपीट करना हो गया, काउंट करना हो गया, स्टार्ट विथ, एंड विथ, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं।
ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब किसी एक मेथड को देख लेते हैं, उसी तरीके से सारे मेथड अप्लाई किए जाएंगे। ठीक है, तो पहले एक हम सीरीज बना ले रहे हैं, पी डी डॉट सीरीज, एक सीरीज को एस में स्टोर कर ले रहे हैं। ये हमारी सीरीज बन गई। ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट है। अब इस टेक्स्ट पे हम कुछ अप्लाई करना चाहते हैं, क्या सारे के सारे लोअर केस में करना चाहते हैं, तो आप लिखोगे एस। अब एस के अंदर स्ट्रिंग नाम का एक क्लास है जिसके अंदर हमारे फंक्शन है लोअर। ठीक है, अब एस स्ट्रिंग का कोई भी फंक्शन यूज करना होगा तो हम str लगा के यूज करेंगे, कोई भी फंक्शन। तो पहले डेटा फ्रेम या सीरीज का नाम, फिर str, फिर जो फंक्शन यूज करना है वो। तो यहाँ पर देखो सारे के सारे हमारे लोअर केस में हो गए। ठीक है, नैन छोड़ के, नैन क्योंकि स्ट्रिंग नहीं है इस वजह से। ठीक है, तो इस तरीके से हम सारे स्ट्रिंग के फंक्शन यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और अब हम लोग आगे और ये सर नंबर का कैसे हुआ? नहीं, नंबर पे नहीं अप्लाई, नंबर पे अप्लाई नहीं होता ना। हम लोगों ने स्ट्रिंग में पढ़ा था कि अगर कहीं नंबर हमें मिलता है और उसको लोअर में कन्वर्ट करते हैं, क्या होता है, वो इग्नोर कर दिया जाता है। तो नंबर का कोई लोअर केस नहीं होता है, इग्नोर तो होता वो है। स्ट्रिंग जैसी होगी वैसी रहेगी। ये नंबर नहीं है, स्ट्रिंग टाइप में 1 2 3 4 लिखा हुआ है। यहाँ देखो स्ट्रिंग टाइप में 1 2 3 4 है। तो अगर यहाँ सर पर नंबर होता तो लेटेस्ट ये, डेटा फ्रेम पर हेलो, सर प्रणव बात कर रहा हूँ। हाँ बोलो। डेटा फ्रेम पर अगर लेंथ का हम यूज करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा लेंथ फंक्शन का? लेंथ फंक्शन को तो डायरेक्ट हम लोग डेटा फ्रेम में यूज करते हैं ना। लेंथ फंक्शन अच्छा क्या होता है, बेसिकली लेंथ फंक्शन किसी इटरेबल ऑब्जेक्ट का क्या रिटर्न करता है, लेंथ रिटर्न करता है। लेंथ फंक्शन स्ट्रिंग के लिए नहीं है, ये किसी भी तरीके के इटरेबल ऑब्जेक्ट के लिए। तो ये डायरेक्ट उस इटरेबल ऑब्जेक्ट की लेंथ रिटर्न करेगा। तो ऐसे एक सीरीज है जो कि इटरेबल ऑब्जेक्ट है, तो उस इटरेबल ऑब्जेक्ट की लेंथ रिटर्न करेगा। तो इस इटरेबल ऑब्जेक्ट में 7 एलिमेंट थे, तो इसने 7 रिटर्न किया। ठीक है, तो ये इस डेटा टाइप के अंदर नहीं जाएगा, एक एक स्ट्रिंग को नहीं इटरेट करेगा, ये क्या करेगा, इसी ऑब्जेक्ट की ही लेंथ रिटर्न कर देगा। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, वही पूछना। ठीक है, ठीक। अब कुछ और तो पिछला वाला जो सॉर्टिंग था वो असेंडिंग में होता था क्या? सॉर्टिंग हम लोगों ने देखा ना, असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों में देखा। क्वेश्चन क्या है फिर से ओके बोलो। ओके। और वो असेंडिंग डिसेंडिंग में होता है ना सर सिर्फ? और मतलब वो कॉलम चेंज करके देखे अपन ने तो उसमें भी असेंडिंग ही हुआ ना? सॉर्टिंग में असेंडिंग डिसेंडिंग के बेसिस पे सॉर्टिंग होता है। और कॉलम से क्या कहना चाह रहे हो हम समझ नहीं पा रहे, कॉलम के बेसिस पे क्या कहना चाह रहे हो। हाँ सर, वो कॉलम मतलब अपन ने चेंज किए तो सॉर्टिंग कैसे होगा उसका? कॉलम चेंज किया तो सर उस वो कॉलम पूछना को, चाहते हैं कि कॉलम, हाँ बोलो बोलो। सर वो पूछना कॉलम असेंडिंग डिसेंडिंग के फॉर्म में हम कैसे चेंज कर सकते हैं? तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स देना है, तो हमारा डिसेंडिंग में हो जाएगा। यहाँ पर हमने बताया ना, असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स देना है, तो क्या हो जाएगा हमारा, असेंडिंग फॉल्स मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करेगा। ठीक है, कॉलम के बेस में भी, ठीक है, मतलब वैल्यू के बेस पे भी। ठीक, अभी भी कोई डाउट है? और हेलो, एक्सेस में अगर असेंडिंग डिसेंडिंग करना हो तो एक्सेस में असेंडिंग डिसेंडिंग, एक्सेस पर असेंडिंग डिसेंडिंग करना हो एक्सेस में असेंडिंग डिसेंडिंग क्यों करेंगे, एक्सेस वाइज। एक्सेस वाइज असेंडिंग डिसेंडिंग करना है, मतलब कॉलम वाइज हाँ असेंडिंग डिसेंडिंग करना है। हाँ सर, कॉलम जी हाँ वाइज सर, इस मतलब हम कॉलम 1 कॉलम 3 कॉलम 1 चाहिए। ये है डेटा फ्रेम है। अब इस पे क्या करना चाह रहे हो पहले ये बताओ। ये डेटा फ्रेम है सपोज, ठीक है, इस पे मतलब क्या चाह रहे हैं अगर ये आप फर्स्ट टाइम हेलो, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 है तो उसे कॉलम 3 कॉलम 1 कॉलम 2 करना है। इसको आप लोगों को सॉर्टिंग करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। मतलब
कॉलम वाइज सॉर्टिंग ये तो डायरेक्टली या तो लेवल से कर लो, ठीक है, लेवल से कर लो, ठीक है, यहाँ पर लेवल वाइज कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट कॉलम भी आप लोग रिवर्स करके डॉट df डॉट कॉलम करके डायरेक्टली चेंज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा एक बार करके देखते हैं, ये चीज़ हम लोग करके देखते हैं। और df हमारा क्या है, ये है डेटा फ्रेम है, और इसको लेवल वाइज हम लोग क्या करते हैं, सॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हम लोग एक्सेस इक्वल्स टू क्या देंगे, 1 देंगे, और यहाँ पर असेंडिंग इक्वल्स टू बुलियन। ठीक है, तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है ना। अभी क्लियर हुआ? हेलो, अभी क्लियर हुआ? ओके, अभी क्लियर हुआ। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कुछ एनालिटिकल फंक्शन हम लोग देखते हैं, जैसे परसेंट चेंज, कोवेरियंस, है ना, और फिर उसके बाद कोरिलेशन होता है, कोवेरियंस कोरिलेशन। ये क्या होते हैं, पहले इनको समझते हैं। परसेंटेज चेंज क्या है, कोरिलेशन क्या है, कोवेरियंस क्या है ना। तो अगर हम लोग परसेंटेज चेंज की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा सिंपल सा है। हम लोग 1 to 2 मूव करेंगे। सपोज हमारा डेटा फ्रेम है, सीरीज कुछ इस तरीके से 1 to 2 है, ठीक है। तो 1 to 2 मूव करने पे परसेंटेज चेंज क्या हुआ, मतलब 1 to 2 गए तो कितने का परसेंटेज चेंज हुआ, फिर 2 to 3 जा रहे हैं तो कितने परसेंटेज का चेंज हुआ। परसेंटेज चेंज ये डिस्प्ले करता है। तो परसेंटेज चेंज निकालने के लिए हम लिखेंगे सीरीज का नाम या डेटा फ्रेम का नाम, फिर परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज, इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या आया। सबसे पहले क्योंकि हमारे पास इसको कंपेयर करने के लिए कुछ नहीं है ना, इसको कंपेयर करने के लिए कुछ नहीं है, तो हम जीरो इंडेक्स से -1 पे तो नहीं जा सकते, है ना। तो इसको नहीं किया है, इसको इससे चेंज चेक किया है, इसको इससे कितने का चेंज आया है, 1 आया है, ठीक है। 1% मतलब 1 से 1, 1 to 1 कितने का चेंज हुआ है, सीधे 1 का इंक्रीमेंट हुआ है, तो कितने से इंक्रीमेंट हुआ, 100% से इंक्रीमेंट हुआ है। तो यहाँ पर क्या आया, 1, फिर उसके बाद 3, फिर 4, इस तरीके से प्रीवियस प्रीवियस जो हमारी रो है, प्रीवियस रो से कितने परसेंटेज का चेंज आया है, वो ये डिस्प्ले करता है परसेंटेज चेंज, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा सीरीज, ये हो गया सीरीज। अब अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ पर 5 to 4 हो रहा था, तो यहाँ निगेटिव में परसेंटेज गया है, 5 to 4 हो रहा था तो निगेटिव में परसेंट गया, ठीक। अब डेटा फ्रेम पे अप्लाई करते हैं। तो डेटा फ्रेम पे भी जब अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो के लिए अगेन नैन पूरा रहेगा, क्योंकि उसको हम उसको कंपेयर करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, ठीक। तो फर्स्ट रो हमारी नैन रहेगी, और फिर नेक्स्ट रो में हमारा जो भी वैल्यूज रहेंगी उसमें परसेंटेज चेंज क्या हुआ है वो डिस्प्ले करेगा, ठीक है, कॉलम वाइज। तो पहले इसको फर्स्ट से कंपेयर किया होगा, इसको इससे किया होगा, इसको इससे किया होगा, ठीक है। हर एक नेक्स्ट रो को अपने प्रीवियस रो से कंपेयर करके जो भी चेंज आया है वो डिस्प्ले करेंगे, ठीक। तो ये तो हो गया परसेंटेज चेंज। नेक्स्ट है कोवेरियंस। अगर हम लोग कोवेरियंस की बात करें तो इसका मशीन लर्निंग में काफ़ी यूज होता है। कोवेरियंस, कोरिलेशन, ये दो ऐसे फंक्शन हैं जिनका यूज बहुत होता है। ये काम आते हैं हमारे डायमेंशन रिडक्शन में काम आते हैं। जैसे मल्टीपल कॉलम, जब आप लोग किसी डेटा फ्रेम को रीड करते हो तो उसमें बहुत सारे कॉलम होते हैं। जितने कॉलम होंगे वो उस पर्टिकुलर डेटा सेट की डायमेंशन होगी, मतलब वो क्या होगा, हर एक डेटा सेट की डायमेंशन होगी, है ना। अब जितना कम डायमेंशन होगा, मतलब जितने कम कॉलम होंगे, उतना तेजी से हमारा मशीन लर्निंग एल्गोरिदम एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है।
कभी कभी ऐसा भी होता है, एक हफ्ते तक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम रन करता रहता है, ट्रेन होता रहता है, ठीक है, ऐसा होता है। तो जितना कम डायमेंशन रहेगा उतना तेजी से एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन हम यूं ही डायमेंशन को कम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें एक्यूरेसी पे भी ध्यान देना है। मशीन लर्निंग ये भी कहता है कि जितना ज़्यादा डेटा दोगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो हम ऐसे ही किसी भी कॉलम को रिमूव नहीं कर सकते, ऐसे ही किसी कॉलम को रिमूव नहीं कर सकते। हमें सिर्फ अननेसेसरी डेटा को रिमूव करना है, ठीक है। अननेसेसरी डेटा जो अ, जिनका कोई रोल नहीं आ रहा है डिसीजन मेकिंग में, उनको हमें रिमूव करना है। तो हम क्या करते हैं, हर एक कॉलम के बीच में सिमिलरिटी चेक करते हैं। अगर सपोज दो कॉलम सेम है तो उनको दो कॉलम क्यों रखेंगे, एक ही रखेंगे, है ना। दो कॉलम में वैल्यू अगर सेम है, वैल्यू सेम है या रिलेशनशिप सेम है, मतलब जिस रेट से कॉलम 1 बढ़ रहा है उसी रेट से कॉलम 2 भी बढ़ रहा है, तो हमें एक ही कॉलम यूज कर लेंगे, दो कॉलम क्यों यूज करेंगे। हाँ, वैल्यू चेंज हो सकती है, वैल्यूज चेंज हो सकती है कॉलम 1 और कॉलम 2 में, लेकिन रेट सेम होगा। जैसे इंक्रीमेंट हो रहा है, अगर सपोज पहली रो में कुछ इंक्रीमेंट, फिर दूसरी में कुछ, फिर तीसरी में कुछ इंक्रीमेंट, इस तरीके से। तो जैसे इंक्रीमेंट पहले कॉलम में हो रहा है वही सेम इंक्रीमेंट दूसरे में भी हो रहा है, तो यहाँ पर सिमिलैरिटी आएगी कि ये दोनों कॉलम बेसिकली सेम काम करने वाले हैं एल्गोरिदम में। तो एक बार हम कॉलम 1 के साथ काम करेंगे, फिर कॉलम 2 के साथ काम करेंगे। तो ऐसा करें ही क्यों, हम एक कॉलम को हटा दें, है ना, एक कॉलम को हटा दें और एक ही कॉलम के साथ, क्योंकि रिजल्ट हमारा सेम आने वाला है। दो कॉलम कोई भी एक्स्ट्रा एक्यूरेसी इवन 0.5% भी नहीं बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो जब हमें सेम कॉलम, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो ऐसे ही हम बोल रहे हैं, बोल समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बट अभी थ्योरेटिकल पोर्शन में हम लोग पढ़ेंगे, इसके एल्गोरिदम भी हैं, ठीक है। तो इनको हम पढ़ेंगे कि आखिर ये चीज़ क्या एग्जैक्टली है क्या। अ, तो बस अभी इतना समझो कि अगर दो कॉलम में सिमिलैरिटी है, सिमिलैरिटी इन द सेंस एक बढ़ रहा है, जिस रेट से पहला कॉलम बढ़ रहा है या घट रहा है, उसी रेट से दूसरा कॉलम भी बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ समझ लो, ठीक है। बट यही एक कंडीशन नहीं है, बढ़ रहा है, घट हो रहा है, घट रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों का सेम है, परसेंटाइल सेम है, क्वार्टाइल सेम है, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं हम लोग, ठीक है, तब जाके रिमूव करते हैं, सिर्फ ऐसे नहीं। लेकिन हमारे पास ये जो डेटा फ्रेम पेंडास के अंदर जो कोवेरिएंस नाम का एक फंक्शन है, वो हमें बता के देता है कि आपके कौन कौन से कॉलम ऐसे हैं जो हाईली कोरिलेटेड है। क्या है, हाईली कोरिलेटेड है। तो उन कॉलम में से आप एक कॉलम को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, उन कॉलम में से एक कॉलम आप रिमूव कर सकते हैं। बेसिकली ये रिटर्न करता है, एक मैट्रिक्स रिटर्न करके देगा, ठीक है, जिसमें उस मैट्रिक्स में पता, वो बताएगा कि ये कॉलम इस कॉलम से इतना सिमिलर है, ये कॉलम इस कॉलम से इतना सिमिलर है, ठीक है, इस तरीके से रिटर्न करके देगा। तो बेसिकली हम एक सीरीज बना रहे हैं, रैंडम डॉट रैंड, ठीक है, जिसमें 10 वैल्यू होंगी। इसी तरीके से एक और सीरीज बना रहे हैं, S1 और S2, दो सीरीज बना रहे हैं, ठीक है। S1 में कुछ रैंडम वैल्यू, S2 में कुछ रैंडम वैल्यू, फिर इनके बीच का कोवेरिएंस रिलेशनशिप देखते हैं, मतलब कोवेरिएंस क्या है, दोनों के बीच में कोवेरिएंस क्या है, ठीक। इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, इसके आउटपुट से समझते हैं हम लोग। तो S1 और S2 के बीच का इसने जो रिलेशनशिप बताया, ये बताया है कि -0.37। ये बताना चाह रहा है कि अगर एक कॉलम बढ़ रहा है तो दूसरा कॉलम घट रहा है, रिलेटेड है दोनों इस तरीके से, मतलब समझ रहे हो। अगर निगेटिव में वैल्यू आती है, कोवेरिएंस में निगेटिव में वैल्यू आती है, तो इसका मतलब है दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, ठीक है, दोनों कॉलम एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है तो वो दोनों एग्जैक्टली सेम है, ठीक है, एग्जैक्टली सेम, जितनी पॉजिटिव वैल्यू बढ़िया है, ठीक। तो यहाँ पर निगेटिव वैल्यू आई है, तो इसका मतलब क्या है कि ये लोग हाईली कोरिलेटेड जो है नहीं है। एक काम करते हैं हम, सर प्रणव। हाँ बोलो। सर कोवेरिएंस में पॉजिटिव वैल्यू मैक्सिमम कितने तक आती है, 100% आती है? फिर से बोलो,
आवाज बहुत कट रही है। ये निगेटिव वैल्यू डिपेंड सर कर, कोवेरिएंस निगेटिव वैल्यू ये में हम डिपेंड, जब वो जितनी ज्यादा वैल्यू होगी वो उतना बताएगा कि ये इतना हाईली कोरिलेटेड है। अभी इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। ठीक है सर। देखो यहाँ पर क्या आया इसने, माइनस 3.5% निगेटिव में। देखो एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, एग्जीक्यूट कराते हैं, सेम सीरीज ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखो पॉजिटिव में वैल्यू आई है। अब कोवेरिएंस का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे, और इसकी वैल्यू के बारे में डिस्कशन करेंगे कि इसकी वैल्यू कहाँ तक लाई कर सकती है, ठीक है। कोवेरिएंस का एक फॉर्मूला होता है, इवन पियर्सन कोवेरिएंस, कई सारी चीज़ें हैं, आप लोगों को पढ़ना है, अभी उसके लिए परेशान नहीं होना है। बस इतना आप लोग समझ लीजिए, हम पेंडास डेटा फ्रेम के थ्रू जो एग्जैक्टली सेम जो कॉलम होंगे, कॉलम एग्जैक्टली सेम कॉलम नहीं, कॉलम के बीच की सिमिलैरिटी मेजर करते हैं, वो लोग किस तरीके से एक दूसरे से अटैच हैं, ठीक है, समझ रहे हो। एक तो फंक्शन हमारा कोवेरिएंस है, और एक और फंक्शन है हमारे पास, एक और फंक्शन है कोरिलेशन, ठीक है। अच्छा, ये सीरीज पे अप्लाई किया, एक बार हम लोग डेटा फ्रेम पे अप्लाई करते हैं और इसका रिजल्ट एक बार मेजर करते हैं। एक डेटा फ्रेम हम बना रहे हैं और फिर उसका रिजल्ट देखते हैं तो क्या आता है। तो ये है हमारा फ्रेम, डेटा फ्रेम कुछ इस तरीके का है जिसमें रैंडम वैल्यूज हैं, और इसका आउटपुट देखते हैं। पहले हम कर रहे हैं क्या, डेटा फ्रेम पहले से इतना एग्जीक्यूट करते हैं, ये वाली लाइन नहीं एग्जीक्यूट कर रहे हैं, पहले इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, फ्रेम डॉट सी ओ वी, ठीक, कोवेरिएंस। अब देखो हमें एक मैट्रिक्स रिटर्न होके मिली है, ठीक है। तो ए की ए से सिमिलैरिटी इसने बताई है, ठीक है, ए से ए की सिमिलैरिटी इसने बताई, फिर ए से बी की सिमिलैरिटी बताई है, ए से सी की सिमिलैरिटी बताई है, सी को ये बता रहा है कि ये दोनों अपोजिट है, ठीक है, मतलब निगेटिव में जा रहे हैं, दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है। फिर डी से बताइए, फिर ई से बताइए, फिर बी की ए से बताइए। अब क्योंकि ए की बी से और बी की ए से सेम होनी चाहिए रिलेशनशिप, तो यहाँ पर देखो वैल्यू सेम है, ये और ये वैल्यू सेम है। इसी तरीके से सी से ए की और ए से सी की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि भाई इनके बीच का रिलेशनशिप नहीं चेंज हो सकता ना। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर एक मैट्रिक्स मिलती है जिसमें हर एक कॉलम के करस्पॉन्डिंग दूसरे कॉलम से क्या रिलेशनशिप है वो बताता है, वो डिस्प्ले करता है, ठीक है। अब इसको लोग प्लॉट करके भी देखते हैं, जैसे जितना इसकी मैट्रिक्स प्लॉट करी जाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं हीट मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हीट मैट्रिक्स, ठीक। उस हीट मैट्रिक्स से कलर इंडिकेशन से हम लोग समझते हैं कि कौन सी कॉलम किससे ज़्यादा वो है, कौन सा कॉलम किससे ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, तो कोरिलेटेड है, ठीक है। और इस मैट्रिक्स की खास बात यह है कि जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो मैक्सिमम होंगे, ठीक है, जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो मैक्सिमम होंगे, ठीक है। देखो ये डायगोनल, क्योंकि इससे इसकी सिमिलैरिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। बी से बी की सिमिलैरिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। सी से सी की सिमिलैरिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। डी की डी से सिमिलैरिटी, ई की ई से सिमिलैरिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो डायगोनल में मैक्सिमम एलिमेंट रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कोरिलेशन, जैसे हमारा कोवेरिएंस है, ये एग्जैक्टली कोवेरिएंस हमारा उसकी पोलैरिटी भी बताता है, मतलब कॉलम ए कॉलम बी से कैसे रिलेटेड है, पॉजिटिव में निगेटिव में। बट कोरिलेशन क्या बताता है, एक पर्टिकुलर कोफिशिएंट रिटर्न करके देता है पॉजिटिव में, ठीक। पहले कोरिलेशन के बारे में भी बात करते हैं, पहले एक एक चीज ये छूट रही है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। अगर सिर्फ हमें ये मैट्रिक्स नहीं चाहिए, सिर्फ दो कॉलम के बीच का कोवेरिएंस चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ दो कॉलम के बीच का कोवेरिएंस के लिए पहले फ्रेम ए सेलेक्ट किया, कॉलम सेलेक्ट किया, डॉट सीओवी, और फ्रेम बी सॉरी फ्रेम का बी कॉलम, ठीक है। तो जिन दो कॉलम के बीच में हमें कोवेरिएंस निकालना था उसको हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है, सिंगल वैल्यू रिटर्न होगी।
अब कोरिलेशन की बात करें तो कोरिलेशन भी एग्जैक्टली सिमिलैरिटी ही बताता है, इसका फॉर्मूला भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर पियर्सन एल्गोरिदम का यूज़ करके जो है पेंडा डेटा फ्रेम कोरिलेशन बताता है हर एक कॉलम का, हर एक कॉलम से, ठीक है। होते और भी हैं, जैसे यहाँ पर पियरमैन भी है, ठीक है, केंडाल भी है। ये सब सारे एल्गोरिदम है जो कि बताते हैं कि दो कॉलम कैसे कोरिलेटेड है, ठीक है, कितना ज़्यादा कोरिलेटेड है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कोरिलेशन, देखते हैं अगेन एक डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं और कोवेरियंस सॉरी कोरिलेशन फाइंड आउट करने के लिए, जैसे यहाँ पर कोवेरियंस में COV लिख रहे थे, यहाँ कोरिलेशन करेंगे, ठीक है, CORR। तो यहाँ पर देखो पॉजिटिव वैल्यू मिली और इसको भी एग्जीक्यूट कराते हैं। तो अगेन जिसके साथ डिसिमिलर होगा उससे हमें क्या मिल रहा है, नेगेटिव में वैल्यू मिल रही है। इसकी भी वैल्यू जो है एक एक्सटेंड तक लिमिट करती है। जो पियर्सन वैल्यू लोग पूछते हैं कि क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है कि पियर्सन वैल्यू अगर हमारी नेगेटिव में आई है तो क्या इफेक्ट हुआ है, पॉजिटिव में आई है तो क्या इफेक्ट हुआ है, जीरो आई है तो क्या इफेक्ट हुआ है। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है और ये बहुत पूछा जाता है और ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें पियर्सन एल्गोरिथम को लेके पूछा जाता है। इसको बोलते हैं पी वैल्यू, जो वैल्यू ये निकल के आई हैं इनको बोलते हैं पी वैल्यूज बोलते हैं, ठीक है। तो इनकी जो पी वैल्यू आई है इसके बेसिस पे पूछते हैं कि डेटा कैसे कोरिलेटेड है। तो ये सब सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, जब ईडीए पढ़ेंगे तो उस केस में पढ़ेंगे। अभी बस आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर दो कॉलम के बीच में हमें कोरिलेशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, पेंडा डेटा फ्रेम। अभी बहुत सारे टेस्ट हैं जो करते हैं हम लोग, पियर्सन टेस्ट है, फिर उसके बाद एनोवा टेस्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं। सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, बट अभी पेंडास पे कंसंट्रेट करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो कोवेरियंस हम लोगों ने देखा, कोरिलेशन देखा, दोनों चीज़ें हम निकाल सकते हैं, ठीक। यहाँ पर देखो जब दो, अगर पियर्सन की बात करें कोरिलेशन में, अगर दो कॉलम हाईली कोरिलेटेड है तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी क्या, 1 आएगी। तो यहाँ पर देखो बी से कितना कोरिलेटेड है, 1, सी से 1, डी से 1 और ई से 1। तो अगर कोई इंटरव्यू में पूछता है कि को पियर्सन वैल्यू अगर हमें 1 मिली या पी वैल्यू 1 मिली है तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये कह सकते हो कि वो कॉलम, दोनों कॉलम आइडेंटिकल हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में किसी भी तरीके का कोई डिफरेंस नहीं है, ये बोल सकते हो, ठीक है। जबकि हमारे कोवेरियंस की बात करें तो वो एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न, वो सॉरी फ्लोट वैल्यू रिटर्न करके दे रहा था, जरूरी नहीं कि वो 1 है, बट इसका फॉर्मूला ही कुछ ऐसा है जिसमें वैल्यू हमें 1 ही मिलेगी अगर दो हाईली कोरिलेटेड डेटा फ्रेम है तो, मतलब कॉलम है तो, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कुछ विंडोज फंक्शन देखते हैं। इन दो फंक्शन का बहुत यूज होता है मशीन लर्निंग में, तो इनको याद रखना है, COV और CORR, ठीक है, इनको याद रखना है। इवन इनकी प्लॉटिंग हम लोग करते हैं, इन दोनों को प्लॉट भी करते हैं किस तरीके से कोरिलेटेड हैं। पॉइंट जितने भी हैं सारे पॉइंट को प्लॉट करके हम लोग देखते हैं, मतलब जैसे कॉलम ए में जो पॉइंट है, कॉलम बी में जो पॉइंट है, उनको पॉइंट को प्लॉट करके देखेंगे, फिर सिमिलैरिटी चेक करेंगे कि हाँ कैसे सिमिलर है। को रिलेशन मैट्रिक्स को प्लॉट करके देखते हैं किस तरीके से एक एक कॉलम सिमिलर है या डिसिमिलर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है विंडोज फंक्शन। तो विंडोज फंक्शन में हमारे पास एक फंक्शन है रोलिंग और दूसरा फंक्शन है एक्सपेंडिंग, ठीक है। रोलिंग क्या करता है देखते हैं। अगर आप लोगों ने पढ़ा है कॉन्वोल्यूशन, नाम अगर कहीं सुना है कंप्यूटर विजन में, तो बेसिकली ये एक तरीके का कन्वोल्यूशन है। या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो वहाँ पर एक विंडो स्लाइडिंग प्रोटोकॉल होती थी आ, उसमें नेटवर्किंग में। तो वहाँ पर एक विंडो को स्लाइड किया जाता था पूरे उस पर, डेटा डेटा पे स्लाइड करके तब सेंड किया जाता था। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी होती है, एक हमारे पास विंडो होती है, एक हमारे पास विंडो होती है
और उस विंडो को हम लोग कॉलम पे स्लाइड कराते हैं। क्या करते हैं? स्लाइड कराते हैं, और जो भी विंडो के लिए हम लोगों ने ऑपरेशन डिफाइन किया होता है, उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको एक शेल में रख देते हैं। ठीक है, कैसे हो रहा है अभी देखते हैं। अगर नहीं समझ में आए, घबराने की जरूरत नहीं है, अभी इसके जब हम लोग रिजल्ट निकालेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक, तो पहला फंक्शन है रोलिंग, पहला फंक्शन है रोलिंग। ठीक है, तो हम एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हमारे पास कुछ कॉलम है, कुछ रोज हैं। इसको एग्जीक्यूट कराते डेटा फ्रेम पहले देखते हैं। तो सॉरी, तो हमारा डेटा फ्रेम कुछ इस तरीके से आया है। ठीक है, अब इस डेटा फ्रेम पे हम एक विंडो स्लाइड करेंगे, विंडो स्लाइड करेंगे जिसका साइज होगा 3। ठीक है, जिसका साइज है क्या? 3। तो हमने लिखा df, डेटा फ्रेम ये क्रिएट किया है और प्रिंट यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, df.rolling विंडो साइज है हमारा 2, और हम क्या करना चाहते हैं? सम करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? सम करना चाहते हैं। तो एक विंडो जनरेट होगी 3 यूज की, 3 रोज की एक विंडो जनरेट होगी, और वो क्या करेगी? इन तीनों का सम रिटर्न करेगी, इन तीनों का सम रिटर्न करेगी। फिर वो विंडो आगे स्लाइड कर जाएगी, फिर यहाँ पर विंडो काम करेगी, तो इन तीनों का सम रिटर्न करेगी। फिर यहाँ पर, कहाँ पर? यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से विंडो क्या करेगी? स्लाइड करेगी और सम रिटर्न करेगी। तो इसको एग्जीक्यूट कराते हैं हम लोग, आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या आया। सबसे पहले तो शुरू की 2 रो में नैन वैल्यू आई। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर स्टार्ट किया होगा इसने, तो इसके आगे की 2 रो का ये सम करना चाह रहा था, तो यहाँ पर सम हो नहीं सकता। अगेन इस पे आएंगे, तो इसके आगे की 2 रो का सम, तो ये प्लस नैन, तो अगेन हमें नैन के साथ कुछ भी जोड़ो तो नैन ही मिलता है, तो अगेन हमें मिला क्या? नैन। अब यहाँ पर पहुंचे, यहाँ से 3 एलिमेंट का सम क्या आया? 6। तो इसने क्या रिटर्न किया? 6। फिर उसके बाद यहाँ से 3 एलिमेंट का सम, 4 प्लस 3 प्लस 2 9, तो 9। फिर उसके बाद फिर ये वाली विंडो 3 4 5, क्या आया? सम 12 आया है। ठीक है, तो इस तरीके से इस पे काम किया है, उसी तरीके से यहाँ पर स्लाइड करेगा। ठीक, ये हो गया रोलिंग। एक होता है एक्सपेंडिंग। ठीक है, एक्सपेंडिंग, यहाँ पर आप जैसे रोलिंग के अंदर विंडो डिफाइन कर रहे थे, यहाँ पर मिनिमम पीरियड डिफाइन करोगे। ये भी एक तरीके की विंडो होती है, बट यहाँ बस पैरामीटर का नाम चेंज कर दिया और कुछ नहीं। बट यहाँ पर रिजल्ट देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट होता है यहाँ पर। इसको एग्जीक्यूट कराते हैं और अब रिजल्ट देखते हैं। तो यहाँ पर अब की बार रिजल्ट देखो आया क्या? पहले आया था 6 9 12, अब क्या है? 6 10 और 15। कैसे आया देखते हैं। अगेन इसके लिए नैन होगा, इसके लिए नैन होगा। फिर उसके बाद एक विंडो बनेगी, इन तीनों का सम आएगा क्या? 6। ठीक है, 6 लिख दिया। फिर उसके बाद अब 3 और जोड़ते हैं, मतलब इन 3 विंडो को और हम जोड़ते हैं। ठीक है, 4 3 7 2 9। ठीक है, 4 3 7 2 9। लेकिन अब की बार हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा? प्रीवियस जो भी आउटपुट आया होगा, प्रीवियस मतलब इसके प्रीवियस में जो कुछ भी रहा होगा, वो अब की बार सबका सम रिटर्न करके देगा। जैसे अब की बार 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 रिटर्न हो गया है। ठीक है, 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, 4 प्लस 3 7, 2 9 प्लस 1 10। ठीक है, अब यहाँ से स्लाइड करते हैं एक बार। 5 5 प्लस 4 प्लस 3 कितना हुआ? 5 प्लस 4 प्लस 3 सम कितना हुआ? 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 3 टोटल 15। तो यहाँ पर 15 आया। ठीक है, तो अब की बार स्लाइडिंग, बेसिकली अब स्लाइडिंग नहीं हो रही है, उसने बस स्टार्ट यहाँ से किया था, लेकिन अब पूरा क्यूमुलेटिव सम एक तरीके से हो रहा है। क्या हो रहा है? क्यूमुलेटिव सम हो रहा है। ठीक है, अब की बार क्या हो रहा है? क्यूमुलेटिव सम होता जा रहा है। ठीक, तो ये है हमारा क्या? एक्सपेंडिंग। ठीक, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो। रोलिंग एंड एक्सपेंडिंग, वैसे इनका बहुत ज़्यादा यूज़ तो नहीं होता है। हाँ, जब आप लोग को डीप लर्निंग किसी कोई कन्वोल्यूशन करना होगा, इमेज प्रोसेसिंग करनी होगी, तो
कन्वोल्यूशन एज अ कन्वोल्यूशन ऑपरेटर रोलिंग को आप लोग यूज कर सकते हो, ठीक है। अब कन्वोल्यूशन क्या होता है उसको बाद में देखेंगे, अभी यहीं पेंडास पे कंसंट्रेट करते हैं। नेक्स्ट है हैंडलिंग मिसिंग डेटा। हैंडलिंग मिसिंग डेटा, तो हम लोगों ने कुछ मेथड पिछली क्लास में देखे थे कैसे हैंडल किया जाता है। आज कुछ और चीज़ें देखते हैं, ज़्यादा नहीं है, एक दो चीज़ें और एक्स्ट्रा हैं, तो वो चीज़ें छूट गई थी तो उनको हम फिर से यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक डेटा फ्रेम हम क्रिएट कर रहे हैं जिसमें कुछ नैन वैल्यू होंगी। अब ये डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट करेंगे, पहले एक डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे और री इंडेक्स कर देंगे उसको किसी और इंडेक्स के बेसिस पे। तो जो जो इंडेक्स इसमें नहीं थी उनकी जगह क्या आ जाएगा, नैन वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये चीज़ हम लोग करके देख चुके हैं पिछली क्लास में। री इंडेक्सिंग करने पे जो इंडेक्स इन दोनों डेटा फ्रेम के मिसमैच करेगी, जो इंडेक्स इन दोनों डेटा फ्रेम मिसमैच करेगी वहाँ पर नैन वैल्यू आ जाएगी, ठीक। हमारा डेटा फ्रेम कुछ इस तरीके से आ गया, नैन नैन नैन, ठीक। अब चेक करना है कि इसमें नैन वैल्यू है कि नहीं, नल वैल्यू है कि नहीं है। तो किसी एक पर्टिकुलर कॉलम में चेक करना है तो कॉलम में कर सकते हैं या पूरे डेटा फ्रेम पे भी कर सकते हैं। पूरे डेटा फ्रेम पे करना है तो df डॉट इज नल, ठीक है, लिख सकते हैं। या किसी पर्टिकुलर कॉलम पे करना है, हम इस डेटा फ्रेम में वन कॉलम पे चेक कर रहे हैं कि हमारे पास नैन वैल्यू है कि नहीं। तो df वन डॉट इज नल, तो ये हमें एक रिटर्न करके देगा एक तरीके का डेटा फ्रेम जिसमें जहाँ जहाँ नल होगा वहाँ पर ट्रू आ जाएगा और जहाँ जहाँ वैल्यू होगी वहाँ पर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। जहाँ जहाँ वैल्यू हो जाएगी वहाँ पर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक काम और, एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। तो वो एट्रीब्यूट, सॉरी लेबल, अच्छा सॉरी इसमें लेबल नहीं सेट कर सकते। ओके इसमें नहीं कर सकते, खैर आगे देखेंगे, इसके दूसरे तरीके हैं उनसे देखेंगे। ये तो हो गया हमारा क्या, इज नल। नेक्स्ट है हमारा नॉट नल। तो नॉट नल इसका जस्ट अपोजिट है, जहाँ जहाँ आपकी बार नल होगा वहाँ पर क्या आएगा, फॉल्स आएगा, और जहाँ जहाँ वैल्यू होगी वहाँ पर ट्रू आएगा। तो यहाँ पर डेटा फ्रेम में देखते हैं, तो नॉट नल, ये नॉट नल है तो यहाँ पर ट्रू, ये नल है तो फॉल्स, ये वैल्यू है तो हमारा ट्रू, ये नैन है तो फॉल्स, ठीक है। अब कुछ इसमें दो रूल्स हैं उनको माइंड में रखना है, ठीक है। जैसे सपोज हमारा डेटा फ्रेम ये है, ठीक है, डेटा फ्रेम हमारा ये है। अगर हम इस वन नाम के कॉलम का सम करते हैं तो उस केस में आउटपुट क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पर नैन वैल्यू है तो लोगों को लगता है या यहाँ पर एरर आ सकती है क्योंकि इंटीजर वैल्यू कैसे या फ्लोट वैल्यू कैसे नैन के साथ जुड़ेगी। बट ऐसा नहीं होता है। डेटा फ्रेम में जब भी हम सम को कॉल करेंगे तो नैन वैल्यू को जीरो ट्रीट किया जाता है। क्या ट्रीट किया जाता है, नैन वैल्यू को जीरो ट्रीट किया जाएगा। अगर हम कोई भी एनालिटिकल फंक्शन या अर्थमेटिक फंक्शन यहाँ पर करेंगे यूज, ठीक, तो नैन वैल्यू को जीरो ट्रीट किया जाएगा, ठीक। लेकिन अगर सारी वैल्यू इस कॉलम में नैन हुई, सारी वैल्यू अगर नैन हुई इस कॉलम, तो उस केस में जो आउटपुट आएगा वो नैन होगा, वो नैन होगा। ये दो कन्वेंशन यहाँ पर इन्होंने पेंडास ने अपने डॉक्यूमेंटेशन में दिए हुए हैं कि अगर पूरे कॉलम में नैन है तो उसका सम हम करेंगे तो, या मीन करेंगे, मीडियन करेंगे या मोड करेंगे तो नैन मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर कुछ भी वैल्यूज हैं, नैन के अलावा कुछ भी वैल्यूज हैं, तो उस केस में जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे वो ऑपरेशन परफॉर्म होगा यहाँ पर, बट नैन को एज अ जीरो ट्रीट किया जाएगा, नैन को एज अ जीरो ट्रीट किया जाएगा। तो यहाँ पर वन पे पहले हम सम निकालते हैं, तो यहाँ पर देखो हमें सम मिल गया लेकिन कोई एरर नहीं आई है या कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। लेकिन अगर हम सपोज एक डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं जिसमें सारे के सारे नैन है, सारे के सारे नैन है, ठीक है,
और इसका सम निकालते हैं। तो क्या आया हमारा, ये बता रहा है 0, नन आना चाहिए, नैन आना चाहिए। फिर कुछ मॉडिफिकेशन या तो हुए होंगे। डेटा फ्रेम में नैन है, इसका आउटपुट आना चाहिए 0, क्योंकि ये पुराना वैसे डॉक्यूमेंटेशन था, इन्होंने अपडेट किया होगा इस वजह से ऐसा था। बट पहले ऐसा ही होता था कि किसी कॉलम में अगर सारे नैन है तो उस केस में हमें नैन वैल्यू मिलती थी। क्या मिलता था? नैन वैल्यू मिलती थी। ठीक है, ये एक्चुअली बहुत पहले हमने क्रिएट किया था, हो सकता है अब इन्होंने चेंज कर दिया हो, तो यहाँ पर 0 वैल्यू मिल रही है। ठीक, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। df1 डॉट सन, अब 0 आ रहा है। ठीक है, तो इन्होंने चेंज किया होगा, अपडेट किया होगा, क्योंकि पुराने पेंडास में ऐसा नहीं था, नैन वैल्यू मिलती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो नैन वैल्यूज हैं उनको हमें सपोज किसी से फिल करना हुआ, किसी स्केलर वैल्यू से फिल करना हुआ, तो हमारे पास एक मेथड है, क्या? df डॉट फिल एन ए, फिल एन ए। तो इससे हम लोग कोई भी यहाँ पर जो भी वैल्यू देंगे, 0 1 2 3 जो भी वैल्यू देंगे उससे एन ए फिल हो जाएगा। इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, डेटा फ्रेम को देखते हैं हम लोग। तो डेटा फ्रेम में जहाँ जहाँ स्टोर हमने नहीं किया, डीएफ इक्वल्स नहीं किया, डायरेक्ट प्रिंट कराया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, सब लोग जितने भी एलिमेंट थे सारे 0 हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर फिल आने में हम कुछ पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। मेथड, कुछ मेथड नाम का एक पैरामीटर है, उसको पास कर सकते हैं। और मेथड में दो ऑप्शन हमारे पास हैं, एक है पैड, एक है बैकफिल। ठीक है, अब ये इन दोनों मेथड का क्या काम है देखते हैं। पहले एक डेटा फ्रेम हम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं कुछ इस तरीके का। पहले एक रो है, उसमें कुछ वैल्यू, फिर नैन, फिर वैल्यू, फिर नैन, फिर यहाँ नैन, इस तरीके का डेटा फ्रेम है। और अब इस डेटा फ्रेम में हम फिल एन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फिल एन कर रहे हैं। और मेथड में हम पैड कर रहे हैं। यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं पास कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान देना, हम कोई वैल्यू नहीं पास कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मेथड डिफाइन कर रहे हैं, पैड। ठीक है, तो इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, इसका आउटपुट फिर समझते हैं क्या किया है इसने। देखो, पैडिंग में इसने क्या किया, हमारा डेटा फ्रेम इस तरीके से था। ठीक है, तो सबसे पहले पहली रो तो ठीक है, दूसरी रो में क्या किया, इसी को रिपीट कर दिया है। जो इसकी प्रीवियस रो में जो वैल्यू थी उसको रिपीट किया है, प्रीवियस रो में जो वैल्यू थी उसको रिपीट किया है। उसी तरीके से यहाँ पर प्रीवियस रो की वैल्यू को रिपीट किया है। और इसके जस्ट अपोजिट हमारी बैकफिल होती है, बैकफिल को एग्जीक्यूट कराया। तो बैकफिल में क्या किया इसने, इसके आगे वाली जो रो है उसका डेटा यहाँ पर फिल किया। इसके आगे वाली मतलब यहाँ नैन था और इसके आगे वाली रो में ये डेटा था, तो इसको फिल कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग नैन को क्या कर सकते हैं, नैन को किसी स्केलर वैल्यू से रिपीट करने की बजाय हम क्या करेंगे, उस रो के आगे पीछे जो भी है, मतलब उस पर्टिकुलर रो में ऊपर या नीचे वैल्यू से हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, एक मेथड ये भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर सपोज हमें अपने डेटा फ्रेम से जितनी भी नैन वैल्यू हैं उन सारी रोज को हटाना है, उन सभी रोज को ही डिलीट करना है। ठीक है, जैसे हमारा डेटा फ्रेम ये है, हम चाहते हैं जितने भी नैन वैल्यू वाली डेटा हैं, रोज हैं, वो डिलीट कर दें हम। ठीक है, तो उस केस में ड्रॉप एन ए नाम का एक फंक्शन है, उसको कॉल कर लेंगे। तो ड्रॉप एन ए को हम लोग एग्जीक्यूट कराते हैं और आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पर देखो कोई भी नैन वैल्यू नहीं, सारी की सारी रिमूव हो गई है। ठीक है, अगर आप सपोज कॉलम रिमूव करना चाहते हो कि जिसमें नैन वैल्यू सपोज यहाँ पर हम चेंज कर दे रहे हैं 8 9। ठीक है, आप चाहते हो जिस जिस कॉलम में नैन है वो कॉलम ही डिलीट कर दें। ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे देखते हैं। जैसे अब तक करते हैं, एक्सिस हम पास करेंगे 1। क्या करेंगे, एक्सिस पास करेंगे 1। ठीक है, ड्रॉप एन ए में एक्सिस पास करेंगे 1 और इसका आउटपुट देखो हमें क्या मिला है,
अपडेट नहीं किया था हमने डेटा फ्रेम को, यहाँ पर अभी भी नैन है, तो यहाँ पर हमें सेव करना पड़ेगा। अब एग्जीक्यूट कराते हैं, तो यहाँ पर देखो हमें सिर्फ एक सिंगल कॉलम मिला, बाकी सारे दोनों कॉलम क्या हो गए, डिलीट हो गए। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो। आगे बढ़े, हाँ सर। आगे हाँ बढ़े। कंप्लीट। नेक्स्ट हाँ सर। मेथड जो हम लोग कल ग्रुप बाई पढ़ रहे थे, है ना, अब ग्रुप बाई को सर, थोड़ा, हाँ बोलो। अगर उसी में हमें सिर्फ वो जो नैन वैल्यू का सेल है वो डिलीट करना है तो वो कैसा होगा? तो रिप्लेस मेथड जो हम लोगों ने किया था, फिल एन ए किया था ना हम लोगों ने, तो सारे नैन वैल्यू डेटा फ्रेम में हाँ सर, रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है, वो अगर डिलीट डिलीट हो सकता है क्या? नहीं हो सकती? सेल सेल कैसे डिलीट हो जाएगा, तो यहाँ जो पर नैन क्या, वैल्यूज है हम, नैन वैल्यू से, हाँ हाँ सर, वो सेल डिलीट हुआ तो वैल्यूज वहां पर कुछ नहीं देगी, नहीं वो सेल जीरो से कैसे, हम फिल जब कर इस सकते रो में इस रो में यहाँ पर वैल्यू है और यहाँ पर वैल्यू नहीं है, तो ये सेल नहीं डिलीट कर सकते, इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू तो रहेगी। सेल कैसे डिलीट कर सकते हैं, तो ये शिफ्ट कैसे होगा, हैं। हाँ है ना, तो हम लोग ऐसे डिलीट नहीं कर, सेल नहीं डिलीट कर सकते हाँ हैं, सर, इसमें कोई हम वहां पर वैल्यू। फिल करना। हाँ बोलो बोलो। हाँ अगर ठीक है, मतलब वहां पर जीरोस फिल करके हम वो पूरा वैसे ही रख सकते हैं, ठीक से। हम्म, नेक्स्ट है हमारा क्या, ग्रुप बाई मेथड। ठीक, ग्रुप बाई मेथड भी काफ़ी यूज़ होता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है हम लोगों को। बेसिकली जो ग्रुप बाई मेथड है, हमारा ऑपरेशन है, ठीक है, ये 3 पार्ट में एग्जीक्यूट होता है। सबसे पहले स्प्लिट करता है, दूसरे उसके बाद जो फंक्शन हम ग्रुप में अप्लाई करना चाहते हैं वो, और फिर वापस से जो हम लोगों ने फंक्शन अप्लाई करने के बाद जो भी रिजल्ट आया कंबाइन करके रिजल्ट हमें बैक करके देता है। ठीक है, अब अगर हम फंक्शन की बात करें, जो फंक्शन अप्लाई करने हैं, उन फंक्शन में 3 फंक्शन होते हैं, या तो हम एग्रीगेशन अप्लाई करेंगे, या तो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, या तो फिल्टरेशन करेंगे। 3 चीज़ें हम लोग कर सकते हैं फंक्शन में। ठीक, अब एक एक करके सारी चीज़ें देखेंगे। पहले स्प्लिटिंग, अप्लाइंग, कंबाइनिंग क्या होता है, ठीक है, फिर उसके बाद एग्रीगेशन में कौन कौन से फंक्शन है, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं, फिल्टरेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर लेते हैं। अब कैसे क्रिएट कर रहे हैं इस पर नहीं जाना, अभी इस पर दिमाग नहीं लगाना, बस डेटा फ्रेम हमारा क्रिएट हो रहा है। क्रिएशन का कोड ऑलरेडी हम लोगों ने काफ़ी देखा है, तो एक बार आप लोग डीप में जाके देखेंगे तो डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट हो रहा है ये आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो डेटा फ्रेम हमारा टीम राइटर अभी नहीं क्रिएट हुआ, एक बार फिर से करते हैं हम लोग। हाँ, अब ये हमारा डेटा फ्रेम बन गया, जिसमें एक कॉलम है टीम, दूसरा कॉलम है रैंक, तीसरा कॉलम है ईयर और चौथा कॉलम है पॉइंट्स। ठीक है, अब इस डेटा फ्रेम पे हम ग्रुप बाई करेंगे। ठीक, सबसे पहले हम लोग स्प्लिट करते हैं, क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं, और जैसे ही हम ग्रुप बाई करते हैं तो अपने आप ये स्प्लिट कर देता है डेटा को। ठीक है, जैसे हमने लिखा अब df डॉट, इसको अभी हम लोग देखते हैं क्या है, इसको आगे एग्जाम्पल से देखेंगे। ठीक है, अ, ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है, लास्ट क्लास में डिस्कस किया है। ठीक है, अभी इसको आगे देखेंगे, ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, इसको आगे होना चाहिए। इसको आगे होना चाहिए था, इसको अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, जो भी है, तो सबसे पहले हम ग्रुप बाई करेंगे।
किसी एक पर्टिकुलर कॉलम के बेसिस पे। क्या करेंगे? किसी पर्टिकुलर कॉलम के बेस पे। तो ये हमारा डेटा फ्रेम है, इसको हम ग्रुप बाई कर रहे हैं टीम के बेसिस पे, इस पर्टिकुलर कॉलम के बेसिस पे ग्रुप बाई कर रहे हैं, ठीक है। और जब इसको एग्जीक्यूट कराते हैं तो हमें ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देता है। क्या रिटर्न करते हैं देता है? एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देता है जिसमें मल्टीपल ग्रुप्स होते हैं इस कॉलम के बेसिस पे, ठीक है। मल्टीपल ग्रुप्स होते हैं। तो टीम में हमारे ग्रुप बने होंगे। पहले ग्रुप में मतलब किसी भी ग्रुप में एक ग्रुप बना होगा राइडर का, एक डेविल्स का बना होगा, एक किंग्स का बना होगा, एक रॉयल्स का बना होगा, ठीक है। जैसे देखते हैं यहाँ पर, इसको हम सॉर्ट करते हैं तो इस तरीके से हमारे ग्रुप बने होंगे। एक ग्रुप डेविल, किंग्स, राइडर्स और रॉयल्स, और किंग्स एक स्मॉल में हो गया है, इसको कैपिटल में कर लेते हैं। किंग्स किंग्स किंग्स, राइडर्स किंग्स, ठीक है, रहने देते हैं, देखते हैं, ठीक, रहने देते हैं फिलहाल इसको। तो एक किंग्स का के स्मॉल में है, बस इतना याद रखना। अब हमने ग्रुप बाई किया है टीम से, तो हमें मल्टीपल ग्रुप जनरेट हुए हैं, बट यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न होके मिल रहा है। तो ग्रुप हमें देखना है, हम क्या करेंगे? प्रिंट करते हैं, हम सारे ग्रुप प्रिंट करते हैं इसके, जो भी हमने ग्रुप किया है। तो जो जो कुछ भी यहाँ पर ग्रुप हुआ है, df डॉट ग्रुप बाई टीम से ग्रुप हुआ है, डॉट ग्रुप्स रिटर्न करके देगा सारे ग्रुप, जितने भी ग्रुप क्रिएट होंगे, ठीक है। तो इसको एग्जीक्यूट कराते हैं और ग्रुप देखते हैं। तो यहाँ पर देखो हमें क्या मिल रहा है, एक ग्रुप मिला है डेविल्स का, जैसे हमने डेटा फ्रेम ओपन किया और इसको सॉर्ट किया टीम की बेसिस पे। एक ग्रुप बिना हमें डेविल्स का, ठीक है, जिसमें हमें बेसिकली यहाँ पर हमें देखो कुछ इंडेक्सेस भी दे रहा है। ये इंडेक्स क्या है? इसको फिर से हम ओपन करते हैं डेटा फ्रेम को। ये इंडेक्स रिटर्न करके दे रहा है डेविल किस किस पोजीशन पे था। तो डेविल सेकंड पोजीशन पे था और थर्ड पोजीशन पे था, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन। किंग्स 4 पे है, 6 पे है, 5 पे है, 5 पे नहीं है, 5 पे छोटा वाला के है, ठीक है। तो किंग्स 4 6 7, 4 6 7, इस तरीके से सबकी इंडेक्स मिल रही है, ठीक। तो इसने क्या बताया हमें? ग्रुप बताया, कौन कौन से ग्रुप मिले हैं, ठीक है। एक तो डेविल्स का ग्रुप हो गया, किंग्स का ग्रुप हो गया, राइडर्स का ग्रुप हो गया, रॉयल्स का ग्रुप हो गया, और एक सिंपल सा स्मॉल लेटर के साथ किंग है वो, ठीक है। अब सपोज हम मल्टीपल कॉलम के बेसिस पे वो करना चाहते हैं, ग्रुप करना। अभी एक सिंगल कॉलम पे किया है, मल्टीपल कॉलम के बेसिस पे ग्रुप करना चाहते हैं, तो अगेन हम कुछ इस तरीके से टाइप करेंगे ग्रुप बाई, और यहाँ पर एक लिस्ट पास करेंगे टीम एंड ईयर। इसका आउटपुट देखते हैं, समझते हैं। तो इसका आउटपुट देखो क्या मिला है। पहले डेविल, इसको हम एक बार अगेन डेटा फ्रेम ओपन करते हैं, और ये, ठीक है। तो एक ग्रुप क्या होगा, दो चीज़ों को मिला के, एक होगा डेविल्स 2014 एक ग्रुप होगा, एक होगा डेविल्स 2015। तो डेविल्स 2014 उसकी इंडेक्स, डेविल्स 2015 उसकी इंडेक्स, ठीक। फिर किंग्स में देखते हैं क्या क्या है। किंग्स में 2014 होगा, एक ये वाला किंग्स हो जाएगा, और नहीं यहाँ पर नहीं, एक 2016, एक 2017। अब ये दो मतलब दो चीजें मिलके एक सिंगल एंटिटी बन रहे हैं, मतलब ये दो चीजें मिलके एक सिंगल एंटिटी बन रहे हैं, और ये एक सिंगल ग्रुप है, ठीक है। तो अगर सपोज यहाँ पर एक और 2014 होता है, तो उस 2014 में दो चीजें आ जाती हैं, मतलब दो रोज आ जाती हैं, ठीक है, किंग्स और 2014 में, वो एक सिंगल ग्रुप हो जाता है। तो अभी एक ग्रुप ये है, मतलब जितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं किंग के, किंग का ये कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन है, और 2017 कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो ये तीन कॉम्बिनेशन है, तो किंग्स 14 16 और 17, ठीक है। इस तरीके से हमें मल्टीपल ग्रुप बनेंगे। अब आगे आगे चलते हैं हम लोग। सर ये स्क्वायर ब्रैकेट में क्या आ रहा है सर उसके बाद? कहाँ पर? ये स्क्वायर ब्रैकेट इंडेक्स बता रहा है, किस इंडेक्स पे है। देखो डेविल्स 14 किस पे आया, सेकंड इंडेक्स पे आया है, तो यहाँ पर सेकंड लिखा हुआ है, ठीक है। ओके डेविल्स सर। 15 और ये थर्ड 7 इंडेक्स। 11 भी आ रहा है यहाँ पे। कहाँ 7 11 आ रहा है? किंग्स 2017।
किंग्स हाँ 2017 इंडेक्स। कहाँ पर है? 7 पे ही होगा, किंग्स 2017 7 पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके सर। हम्म, अब अ, जैसे अभी हम लोगों ने जब ग्रुप इतना एग्जीक्यूट कराया था तो हमें एक ऑब्जेक्ट मिल रहा था जो कि एक इटरेबल ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को हम लोग फॉर लूप से इटरेट कर सकते हैं, इससे फॉर लूप से इटरेट कर सकते हैं। तो हमने एक ग्रुप बनाया ईयर के बेसिस पे, अब इसको फॉर लूप के थ्रू इटरेट करते हैं। तो ये दो चीज़ें रिटर्न करेगा, नेम और ग्रुप। ठीक है, दो चीज़ें रिटर्न करेगा, इसको हम लोग प्रिंट कराते हैं। तो यहाँ पर देखो हमें क्या मिल रहा है, नेम में नेम प्रिंट हो रहा है और उस ग्रुप में जो जो चीज़ें आ रही हैं वो चीज़ें प्रिंट हो रही हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, हम एक एक करके प्रिंट कराते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखो हमें कौन कौन से ग्रुप मिले, 2014 2015 और 16 और 17। जो हमारा ये 14, इसके बेसिस पे हम लोगों ने वो किया है। तो एक 14 ग्रुप हो जाएगा, एक 15 हो जाएगा, 16 और 17। ठीक है, अब ग्रुप प्रिंट कराते हैं हम लोग, नेम हटा देते हैं, सिर्फ और सिर्फ ग्रुप प्रिंट कराते हैं। तो हर एक ग्रुप में फिर से डेटा फ्रेम ओपन करते हैं। 14 में देखो हमारे पास क्या क्या आया था। 14 में हमारे पास राइडर, डेविल, किंग और रॉयल। राइडर, डेविल, किंग, रॉयल, ये तीन चीज़ें, चार चीज़ें मिली। तो उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप में क्या मिलेगा, फिर नेक्स्ट ग्रुप में क्या, इस तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, और अब कुछ एग्रीगेशन फंक्शन अप्लाई करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, एग्रीगेशन फंक्शन से एक चीज़ और, गेट ग्रुप नाम का भी एक और फंक्शन है जो कि ग्रुप को सेलेक्ट करने का काम करता है। खैर इसको जैसे सिर्फ और सिर्फ हम ईयर के बेसिस पे जब ग्रुप करेंगे तो हमें चार ग्रुप मिलेंगे, 14 15 16 17। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ 14 ग्रुप को प्रिंट कराना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ग्रुप्ड, जो भी ग्रुप करेंगे उसको ग्रुप में रिसीव किया हुआ है तो ग्रुप डॉट गेट ग्रुप, सिर्फ और सिर्फ 14 वाला ग्रुप हमें देखना, तो यहाँ पर गेट ग्रुप में 14 पास कर देंगे। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 14 का ग्रुप प्रिंट होगा। ठीक है, 14 में यहाँ पर जो भी था वही सेम चीज होगा, राइडर, डेविल, किंग, रॉयल। राइडर, डेविल, किंग, रॉयल। ठीक, अब इन ग्रुप में एग्रीगेशन फंक्शन अप्लाई करते हैं। एग्रीगेशन फंक्शन अप्लाई करते हैं, तो एग्रीगेशन फंक्शन अप्लाई करने के लिए एजीजी नाम का एक फंक्शन है। अब इस एग्रीगेशन फंक्शन में आप जो अप्लाई करना चाहते हो कर सकते हो, जो अप्लाई करना चाहते हो कर सकते हो। जैसे हमने पहले ग्रुप किया हुआ df डॉट ग्रुप बाई ईयर, ईयर के बेसिस पे पहले ग्रुप किया। अब इस ग्रुप में आपका जो पॉइंट नाम का कॉलम होगा, पॉइंट नाम का जो कॉलम है उस पर आप एग्रीगेशन अप्लाई करना चाहते हो, और एग्रीगेशन में आप मीन निकालना, मीन रखना चाहते हो एग्रीगेशन में। ठीक है, करस्पॉ हर एक तो हर एक उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारी वो थी, क्या कहते हैं, पॉइंट्स थे, पॉइंट्स के हर एक पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग आप मीन निकालना चाहते हो। जैसे 14 वाले ग्रुप का मीन क्या था, 15 वाले ग्रुप का मीन क्या था, 16 वाले ग्रुप का मीन क्या था, 17 वाले ग्रुप का मीन क्या था। ठीक है, तो यहाँ पर एग्रीगेशन आपने अप्लाई किया, तो पहले ग्रुप किया है। अब हमें आउटपुट में क्या चाहिए, आउटपुट में हमें पॉइंट चाहिए लेकिन मीन चाहिए हर एक ग्रुप का। हर एक ईयर वाले ग्रुप में पॉइंट का मीन चाहिए हमें, मतलब 2014 में जितने भी पॉइंट थे उनका मीन, 2015 में जितने पॉइंट थे उनका मीन, 16 में जितने थे उनका मीन, इस तरीके से हमें मीन चाहिए था। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने एग्रीगेशन फंक्शन अप्लाई किया। इसी के साथ साथ हम लोग सम वगैरह, मीन, मीडियन, मोड सब निकाल सकते हैं। ठीक है, उसको हम लोग डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे हम लोगों ने डी एफ डॉट ग्रुप बाई ईयर और डॉट सम भी लिख सकते हैं हम लोग। जैसे इसको हम कॉपी कर रहे हैं,
ठीक है, हम लोग सम निकाल सकते हैं, फिर उसके बाद काउंट निकाल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, मीन मीडियन मोड जो निकालना है वो आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे एग्रीगेशन में हर एक टीम का साइज निकालना है तो यहाँ पर np डॉट साइज कर दिया, साइज निकाल सकते हैं। ठीक, अब ये सारे एक्सपेरिमेंट आप लोग खुद करके देखिएगा। ठीक है, हाँ, इसको और एक बार देख लेते हैं। बेसिकली यहाँ क्या कर रहा है, ग्रुप बाई टीम कर रहा है और उस पर जो भी ग्रुप आ रहा है उस पर एग्रीगेट कर रहा है, np डॉट साइज, साइज को एग्रीगेट कर रहा है। ठीक है, साइज को इसने क्या किया, एग्रीगेट कर दिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा क्या, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर आप जैसे सिंगल एग्रीगेशन अप्लाई कर रहे हो, मल्टीपल एग्रीगेशन अप्लाई कर सकते हो। जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ किया था ना, np डॉट मीन किसका कर रहे थे, पॉइंट का कर रहे थे। आप पॉइंट का मीन मीडियन मोड सब चाहते हो तो यहाँ पर आप मल्टीपल पैरामीटर की लिस्ट पास कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, जैसे अभी पॉइंट का सिर्फ और सिर्फ मीन रिटर्न हो रहा था, अब की बार उसका सम भी रिटर्न होगा, मीन भी रिटर्न होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन भी रिटर्न होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सम रिटर्न हुआ, मीन रिटर्न हुआ, स्टैंडर्ड डेविएशन। मतलब डेविल्स वाली टीम में जितने भी पॉइंट्स थे उनका सम ये है, डेविल्स वाले ग्रुप में, टीम नहीं ग्रुप में। ठीक है, डेविल्स वाले ग्रुप में जितने भी पॉइंट थे उनका मीन ये है, डेविल्स वाले ग्रुप में जितने भी पॉइंट थे उनका स्टैंडर्ड डेविएशन ये है। उसी तरीके से किंग्स के लिए, राइडर के लिए, रॉयल्स के लिए, अगेन जो स्मॉल किंग्स है वो। ठीक है, अच्छा देखो इस किंग्स में सिर्फ और सिर्फ सिंगल वैल्यू थी तो उसका कोई स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं हुआ, तो यहाँ पर नैन। ठीक, आगे बढ़ते हैं और अब हमारा बचा हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन और फिल्टरेशन। ट्रांसफॉर्मेशन को देखते हैं। बेसिकली हम लोग अगर चाहते हैं कुछ ट्रांसफॉर्म करना, किसी ग्रुप में कोई चीज़ ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो या तो एग्रीगेशन के थ्रू चेंज करें या तो डायरेक्ट कोई फंक्शन भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, अपने अपने अपना डिफाइन किया हुआ फंक्शन भी अप्लाई कर सकते हैं एग्रीगेशन में। ठीक है, बट यहाँ पर आप लोग एग्रीगेशन नहीं यूज़ करोगे, एग्रीगेशन की जगह ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करोगे। ठीक है, इसको समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, डी एफ डॉट ग्रुप बाई टीम कर रहे हैं। ठीक है, डी एफ डॉट ग्रुप बाई टीम कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन आपको इस ग्रुप में करना है वो डिफाइन करोगे। आप क्या ट्रांसफॉर्मेशन करना चाह रहे हो, एक्स माइनस एक्स डॉट मीन और डिवाइड कर रहे हो एक्स डॉट स्टैंडर्ड डेविएशन इंटू 10। ठीक है, ये भी एक फार्मूला है, आप लोग पढ़ोगे मशीन लर्निंग में, पढ़ोगे एक इस चीज़ का फार्मूला है। ठीक है, एक फार्मूला है। आप ये चीज़ लेकिन अप्लाई करना चाह रहे हो किस में, अपने ग्रुप में अप्लाई करना चाह रहे हो। ठीक है, तो अब इस फार्मूला को अप्लाई करने के लिए आप क्या करोगे, ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन के अंदर यही जो फंक्शन है जो आपने डिफाइन किया फंक्शन को पास कर दोगे। ठीक है, अब इसका आउटपुट हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखो हर एक कॉलम के करस्पॉन्डिंग ये कैलकुलेट होगा। सबसे पहले क्या हुआ होगा, हमारा टीम के बेसिस पे ग्रुप हुआ, चलो हमने टीम के बेसिस पे ग्रुप कर लिया। ठीक है, एक बना डेविल, किंग्स, राइडर, रॉयल्स, किंग्स। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर जो अप्लाई करना चाह रहे हो वो फंक्शन हर एक इंडिविजुअल रो पे अप्लाई करना चाह रहे हो। क्या अप्लाई करना चाह रहे हो, स्कोर। क्या करना चाह रहे हो, स्कोर अप्लाई करना चाह रहे हो। तो क्या होगा एग्जैक्टली इस ग्रुप का, इस डेविल ग्रुप का पहले मीन कैलकुलेट होगा। मतलब इसमें दो एलिमेंट थे, अगर सिर्फ रैंक की बात कर रहे हैं हम लोग तो। ठीक है, रैंक, अभी देखो रैंक के कॉलम की बात कर रहे हैं, तो पहले इन दोनों का क्या कैलकुलेट होगा, मीन, और x माइनस एक्स डॉट मीन। x मतलब सिंगल वैल्यू 2 माइनस मीन, इस ग्रुप का मीन क्या है, इन दोनों को जोड़ के इन दोनों का मीन निकालेंगे जो भी होगा। ठीक है, और फिर इन दोनों का डेविएशन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, वो कैलकुलेट करेंगे और 10 से मल्टीप्लाई करके इतनी वैल्यू को
डिवाइड कर देंगे और जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पर आ जाएगी, जो भी उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। फिर दूसरी वैल्यू उठाई जाएगी किंग्स की। अब इस किंग्स का मीन यहाँ पर आएगा और स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर आएगा। फिर अब एक एक सिंगल वैल्यू उठेगी, मीन से सब्सट्रैक्ट होगी और डिवाइड किया जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन इंटू 10। जो भी आउटपुट आता जाएगा हम रो में सजाते जाएंगे, ठीक है, अरेंज करते जाएंगे। इस तरीके से हम लोग किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को हर एक सेल पे अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पर ग्रुप वाइज करेंगे, ठीक है। ग्रुप वाइज आप कोई फंक्शन को अप्लाई करना चाह रहे हो, ऐसे तो आप लोग पूरे डेटा फ्रेम पे भी इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो, बट यहाँ पर आप चाह रहे हो कि जो ग्रुप बन रहे हैं बस उनमें अप्लाई हो, हर किसी में ना अप्लाई हो, ठीक है। तो हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं इस तरीके से। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं समझ में आई? सर इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा सर? ये स्टैंडर्ड डेविएशन इंटू 10। हाँ, तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो भी निकाला होगा, इन दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन जो भी निकाला होगा, अब उसको मल्टीप्लाई किया होगा 10 से, फिर इसको इतने इतने से डिवाइड किया होगा, ठीक है। मतलब इतनी वैल्यू जो भी होगी उसको स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड किया गया होगा, ठीक है। ओके तो ओके। -15 आया है। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं लिखा हुआ है, ये इस पूरा का कैलकुलेशन लिखा हो। अगर लैम्डा फंक्शन में पढ़ा होगा तो ये चीज़ समझ में आ रही होगी। बेसिकली एक्स में रिसीव होगी हमारी 2 रिसीव होगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर एक्स एग्जैक्टली ग्रुप रिसीव होगा, ठीक है। एक्स माइनस एक्स डॉट मीन, एक्स का मीन निकाल के एक एक एलिमेंट को माइनस करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे और फिर जाके जो भी ये फॉर्मूला है, जो भी आउटपुट आएगा वापस से हम लोग एक एक रो में रखते चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ पर हम ये सब ना करके ओके सर। हम ये फॉर्मूला थोड़ा सा टिपिकल हो रहा है, हम एक काम करते हैं, एक्स माइनस मैक्स ऑफ एक्स, एक बार करते हैं, मे बी मैक्स कोई एरर ना दे, बस इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया, पहले यहाँ पर गए, x मतलब 2 माइनस इस ग्रुप का जो भी मैक्स होगा, इस ग्रुप का मैक्स क्या है 3, तो 2 माइनस 3 क्या आया 1, तो यहाँ पर आ गया -1, मतलब 2 माइनस 3 -1 होगा, तो -1 आ गया। फिर यहाँ पर 3 है, 3 माइनस मैक्स ऑफ दिस ग्रुप, मैक्स ऑफ दिस ग्रुप, तो 3 माइनस मैक्स ऑफ दिस ग्रुप क्या है 3 है, तो आउटपुट क्या आया 0, 3 माइनस 3 क्या हुआ 0, यहाँ पर क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये फंक्शन काम कर रहा है, ट्रांसफॉर्म फंक्शन इस तरीके से काम कर रहा है। अभी समझ में आया क्या? हाँ सर। हम्म। नेक्स्ट है फिल्टरेशन। आप अगर कोई फिल्टर लगाना चाहते हो डेटा फ्रेम में ग्रुप के बेसिस पे, तो आप डॉट फिल्टर फंक्शन को यूज़ करोगे, ठीक है। कैसे काम करता है ये, पहले आप ग्रुप बनाएंगे। अब इस ग्रुप में आप फिल्टर क्या लगा रहे हैं कि जिसकी भी लेंथ ग्रेटर है 3 से, जिसकी भी लेंथ है ग्रेटर है 3 से, मतलब जिस ग्रुप में 3 से ज़्यादा एलिमेंट होंगे वही ग्रुप, 3 से ज़्यादा या 3 के बराबर, हाँ, वही टीमें प्रिंट होनी चाहिए। तो पहले ग्रुप किया टीम को, फिर उसमें फिल्टर लगाया कि ऐसी टीमें जिनमें 3 से ज़्यादा एलिमेंट है, 3 या 3 से ज़्यादा एलिमेंट हैं वो सारे ग्रुप प्रिंट हो, ठीक है। तो फिल्टर एक लैम्डा फंक्शन हमने बनाया है, ठीक है। इस लैम्डा फंक्शन में ग्रुप रिसीव करेंगे, अगर ग्रुप की लेंथ ग्रेटर है 3 से तो वो ग्रुप हमारा प्रिंट हो जाएगा, ठीक। अब ये फिल्टर अपने से आप लोग खुद लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो राइडर में 4 चीज़ें, 1 2 3 4, इस ग्रुप में 4 रोज हैं तो ये प्रिंट हुआ है, किंग्स में 3 है तो वो प्रिंट हुआ है, और कोई ग्रुप नहीं प्रिंट हुआ है, और कोई ग्रुप नहीं प्रिंट हुआ है। जैसे डेवल्स में 2 थे तो ये नहीं हुआ है, रॉयल्स में 2 थे तो नहीं हुआ है, किंग्स एक स्मॉल के वाले किंग्स में 1 था वो नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल फिल्टर लगा सकते हो डेटा फ्रेम पे, ठीक। तो आज के लिए हम लोग यहीं रखते हैं, कल
मोस्ट प्रोबेबली हम डेटा फ्रेम को कंप्लीट कर देंगे, pandas डेटा फ्रेम को कंप्लीट कर देंगे। स्टिल अगर कुछ बच जाता है तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए यहीं स्टॉप करते हैं ओके सर। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।